आज एनसीईआरटी साइंस की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 8वां चैप्टर। आज का जो चैप्टर है वो है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। अब आपको मन में आ रहा होगा कि ये किस तरीके का चैप्टर है, ये तो ज्योग्राफी में होना चाहिए, इसका साइंस में क्या काम है। तो हम इस चैप्टर में कहीं ना कहीं साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने का प्रयास करेंगे इन सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिनास का। हम यहाँ पर देखेंगे एयर जो एग्जर्ट करती है प्रेशर, वो कैसे चलता है, कैसे हमें पता चलता है। हाई स्पीड विंड्स के साथ प्रेशर में रिडक्शन क्यों होता है, इस बारे में समझेंगे। एयर एक्सपैंड होती है गर्म करने पे, ये भी समझेंगे। थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स क्या है, टॉर्नेडोस क्या है, और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे वो हमें हेल्प करती हैं इन सारी परेशानियों से जूझने में और हल निकालने में। सबसे पहले तो आप देखिए 1999 की बात करना चाहूंगा मैं आपसे। उड़ीसा में साइक्लोन आता है, बड़ा जोरदार साइक्लोन आता है 18 अक्टूबर को, जिसकी रफ्तार होती है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का साइक्लोन आता है। उसके ठीक बाद आप देखेंगे 29 तारीख को भी एक साइक्लोन आता है, जिसके साथ आप देखेंगे रफ्तार भी 260, रफ्तार भी बढ़ गई है। और इसके अलावा आप देखेंगे वाटर वेव्स भी डेवलप होती है, लगभग 3 मंजिल बड़ी, लगभग 30 फीट के आसपास की आपको वाटर वेव्स देखने मिलती है। पहला जब साइक्लोन आया तो लगभग 45,000 घरों को उसने बर्बाद कर दिया, 7 लाख लोगों को बेघर कर दिया। दूसरा साइक्लोन आएगा तो दूसरे साइक्लोन से भी आपको समझ में आएगा, हजारों लोग अपनी जान गंवा देंगे और लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तमाम जो जनजीवन के साधन होते हैं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ये चीज आपको उड़ीसा में जो 1999 का साइक्लोन हुआ उससे देखने मिलता है। यहां पर सैटेलाइट की इमेज बताई जा रही, किस तरीके से कोस्टल एरिया में हिट करता है, उसकी ये सैटेलाइट इमेज है आपकी, आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो मूविंग एयर होती है, जब हवा चलती है, चलायमान होती है, तो उसी को आप विंड कहते हैं। और विंड के बारे में आपको समझना चाहिए ये बात कि जब भी आपकी विंड कभी किसी पेड़ से, कभी बैनर से, या फिर कभी किसी झंडे से टकराती है तो वो झंडे को फ्लटर करने लगे। इस तरीके से आपका झंडा जो है वो हवा में नाचने सा लगता है, पत्तियां भी हिलने लगती हैं और बैनर भी हिलने लगते हैं जब हवा चलती है। और जब हवा चल रही है और ये सब बह रहे हैं, मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब ये कैसे है आप समझिए। अगर आप दरवाजे पे प्रेशर लगाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, मूवमेंट देखने को मिलती है आपको। उसी तरीके से जब एयर प्रेशर लगाती है ट्रीज पे, बैनर्स पे, फ्लैग्स पे, या फिर आप भी कभी छत वगैरह पे खड़े होते हैं तो आपको भी महसूस होता है, आपके कपड़े फ्लटर करते हैं और उससे आपको समझ में आता है कि एयर जो है वो प्रेशर लगा रही है। याद करिए नाव में, जो आपकी नाव होती है जिनमें तिरपाल जैसी लगी रहती है, मास्ट लगा रहता है, जब वो नाव आपकी चलती हैं और अगर वो विंड के डायरेक्शन में चल रही है तो उनको एक पुश मिलता है फॉरवर्ड। आपने कभी पतंग उड़ाई होगी बचपन में, तो अगर आपके पीछे से हवा आ रही है आगे की तरफ तो पतंग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाइट मिल जाती थी उस चीज से, आपकी पतंग बड़ी ऊपर काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती थी। तो ये सारी चीजें आपने देखी हैं और इससे समझ में आता है कि आपकी एयर जो है वो प्रेशर लगाती है, वो प्रेशर अप्लाई करती है। एक और इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कैन डिस्टॉर्शन का एक्सपेरिमेंट। इस कैन को पहले गर्म करा जाता है और एकदम से इस पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। आप देखेंगे अंदर कैन के क्या है, अंदर कैन के आप देखने वाले हैं किस तरीके से प्रेशर रिड्यूस होने वाला है। जो आपकी स्टीम है जो आपके कैन के अंदर बन गई है, जैसे ही आपने ठंडा पानी डाला वो स्टीम आपकी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट होने वाली, आप देखेंगे अंदर का जो प्रेशर है कैन का वो कम हो जाएगा और अंदर का कैन का प्रेशर कम होगा। बाहर से एग्जर्ट जो प्रेशर उस पर लग रहा है वो तो लग ही रहा है, जिसकी वजह से उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के कंप्रेशन आ जाते हैं, इस तरीके से उसके सरफेस पे डिस्टॉर्शन आ जाएंगे। आगे देखिए एक और बात बताई गई, एक और तरीके से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे हाई वेलोसिटी, हाई विंड से आपका प्रेशर में रिडक्शन होता है। यहां पर आप देखते हैं एक बच्चा एक बॉटल लेता है और छोटा सा कॉर्क या बॉल, हल्की सी एक बॉल का टुकड़ा ले लेता है। जब वो यहां से फूंकता है तो फूंकने के समय जो एयर की वेलोसिटी वो ज्यादा रहेगी, लेकिन अंदर आप देखेंगे प्रेशर ज्यादा है। जैसे ये अंदर की तरफ फूंकने वाला है तो ये बॉल जो है ये बाहर फेंक जाएगी, क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है। और जैसे ये वेलोसिटी बढ़ाता है तो प्रेशर कम होने लगता है, इसीलिए आपकी जो बॉल है वो बाहर आ जाती है। इस तरीके से ये फिनोमेना चलता है। एक और एक्सपेरिमेंट यहां पर दिखाया है कि आप अगर एक कागज की छोटे से टुकड़े को इस तरीके से ब्लो करने का कोशिश करेंगे तो कैसे रिडक्शन इन प्रेशर होता है, ये भी इस किताब में एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ाया है, जो हमें ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है ये 7वीं क्लास के बच्चों के लिए है, हमें बस समझने के लिए है कि ये कैसे काम करता है। आपको एक बात समझ में आ गई होगी अभी तक कि कैसे इंक्रीज इन द वेलोसिटी से या इंक्रीज इन द विंड स्पीड से आपका रिडक्शन होता है प्रेशर का। एयर के साथ एक खासियत है, ये हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरिया में पहुंच जाती है।
और हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर एरिया में पहुंचने में अगर लो प्रेशर बहुत ज्यादा लो है तो आपकी ये जो हाई प्रेशर से विंड आएगी उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी या स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, वो काफी फास्ट हो जाएगी मूव करने में। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया गया कि कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर आप देखते हैं और कैसे आपको पता चलता है कि जो वार्म एयर है वो हल्की होती है। यहाँ पर दो पेपर के बैग लिए जाते हैं, दोनों पेपर के बैग आप देख रहे हैं, दोनों में हवा ही भरी है। एक पेपर के बैग के नीचे कैंडल लगा दी जाएगी। धीरे धीरे इसके बैग के अंदर, जो पेपर बैग है इसके अंदर आप देखने वाले हैं वार्म एयर होगी और वार्म एयर जो है वो राइज करेगी। वार्म एयर राइज करेगी तो ये पेपर बैग का वेट अल्टीमेटली कम होने वाला है, जिसकी वजह से आपके इस तरफ का जो पेपर बैग है वो नीचे आ जाएगा। और यहां से आपको समझ में आ गया जो वार्म एयर है वो राइज अप करेगी और उसमें जो प्रेशर है वो भी लो हो जाएगा और आपकी जो कूल्ड एयर है वो हाई प्रेशर पर रहने वाली है और वो कंपैरेटिवली भारी होने वाली है। और यहीं से जो आपकी हीटिंग हो रही है, आप देखेंगे जैसी हीटिंग होने वाली है तो आपकी एयर एक्सपेंड करेगी। एयर आपकी एक्सपेंड करेगी तो वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी। जब वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है तो वो हल्की हो जाती है। ऐसे ही होता है आपकी स्मोक के साथ। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप आग जलाते हैं तो जो आग जलाने के बाद जो धुआं होता है वो कभी भी आसपास नहीं फैलेगा, वो धुआं ऊपर फ्लोट करता है, ऊपर की तरफ उड़ता है, क्योंकि वो हल्का होता है कंपैरेटिवली कोल्ड एयर से। इसी तरीके से आपको वार्म एयर का समझ में आ गया। अब देखिए जैसे एयर प्रेशर लो होने वाला है, वार्म एयर जहां पे होगी वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा और वहां पर आपकी तेज रफ्तार में कोल्ड एयर आएगी उस जगह को भरने के लिए, उस जगह को फिलअप करने के लिए। और ये फिनोमेना जो होता है इसी को आप कहते हैं कन्वेक्शन। यही आपको सेटअप देखने मिलने वाला है कन्वेक्शन का, जहां पर लो प्रेशर के एरिया को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से एयर आने वाली है। अर्थ की बात करें अगर हम, तो आपने देखा है हर जगह हर एरिया एक जैसा हीट अप नहीं होने वाला है। अलग अलग एरियाज, अलग अलग ज्योग्राफिकल पोजीशंस, अलग अलग टेम्परेचर पर हीट अप होते हैं। जो ज्यादा हीट हो जाने वाले हैं उनकी तरफ जहां पर हीटिंग नहीं हुई, जहां पर ठंडी जगह है, वहां से हवा आ जाएगी। एग्जाम्पल इसका आप देखिए, इक्वेटर और पोल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है हीटिंग का। लैंड और वाटर में भी सीजनल बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको हीटिंग का देखने मिलता है। यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से अनइवन हीटिंग हो रही है इक्वेटर और पोल्स के बीच में। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए इक्वेटर जो है वो मैक्सिमम हीट लेने वाला है सन से, मैक्सिमम हीट रिसीव करने वाला है, जिसकी वजह से इसके आसपास का एरिया वार्म हो जाएगा। अब वार्म होगा तो एयर वार्म होगी और ये ऊपर राइज करेगी। इसके आसपास का जो एरिया होता है 30 डिग्री से 0 से 30 के बीच में, यहाँ पर जहां पर भी ठंडा इलाका है उससे आप देखने वाले हैं चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों तरफ से विंड ब्लो होगी और विंड आके इक्वेटोरियल एरियाज में विंड बहने वाली है, विंड आने वाली है। इसके अलावा आप देखें पोल्स में भी यही कहानी है। जो पोल्स का एरिया है वहां पर हवा काफी ठंडी है, लेकिन उससे नीचे के जो लैटिट्यूड्स है उनकी हवा कंपैरेटिवली गर्म है। तो आप देखेंगे गर्म जगह से पोल्स से हवा जो बहेगी वो उन गर्म जगहों पर बहती है और इस तरीके से एक कन्वेंशन डेवलप होता है। और यही एग्जांपल्स हैं आपके किस तरीके से विंड सर्कुलेशन आपके अर्थ में हो रहा है तमाम लैटिट्यूड्स में, ये आपने देख लिया। अब यहाँ जनरली होना तो ये चाहिए कि आपकी जो विंड है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आनी चाहिए आपको, या तो नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ फ्लो हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज इसीलिए आ जाता है क्योंकि अर्थ का रोटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ। अब हम बात करें समर्स की, तो समर्स में आपकी जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी। जमीन अगर गर्म हो रही तो जमीन के आसपास की जो एयर है वो राइज अप करेगी, तो आपके ओशंस के आसपास से जो ठंडी हवा है वो जमीन की तरफ बहने वाली है, जमीन की तरफ आने वाली है, और उसी को आप कहते हैं ओशन से जो लैंड की तरफ आने वाली विंड्स, उनको आप मानसून विंड कहते थे। ये जो मानसून विंड है ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आएंगी, जिसकी वजह से आपके लैंड पे गर्मी के समय बारिश होने वाली है, जो फिनोमेना आप इंडिया में देखते हैं। ये मानसून जो शब्द है ये अरबिक शब्द है, एक मौसम, उससे डिराइव होता है, उससे आपने लिया है, जिसका मतलब होता है सीजन्स, जो तमाम मौसम होते हैं। हम भी हिंदी में भी मौसम ही बोलते हैं उस चीज को, तो उसी का डेरिवेशन है आपका वर्ड मानसून। अब आप देखिए विंटर में क्या होता है, विंटर में ये चीज रिवर्स हो जाएगी। आपका ओशन ज्यादा गर्म होगा, लैंड ठंडा होगा, तो लैंड से ओशन की तरफ भी आपको हवाएं देखने मिलती। आपको एक बात और समझने की जरूरत है, यहाँ से थोड़ा कम क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी ओशन से भी हवाएं आने वाली हैं। ओशन से हवा जो आएंगी वो पानी अपने साथ लेकर आएंगी और इसी तरीके से एक पार्ट ऑफ वाटर साइकिल ये फॉर्म करते हैं। जो फार्मर्स हैं हमारे भारत में, आप जानते हैं किस तरीके से, किस हद तक रेन वाटर पर डिपेंडेंट है अपने हार्वेस्टिंग के लिए, अपने फार्मिंग के लिए। और इसी वजह से आप देखने वाले हैं बहुत सारे गाने लिखे जाते हैं। आपने गाना सुना होगा, लगान पिक्चर का बड़ा पॉपुलर है, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बांध चलाओ। तो उस तरीके के गाने आपने फोकलोर्स और सॉन्ग्स भी लिखे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अनइवन हीटिंग हो रही है आपके राजस्थान के आसपास के इलाके का। और जब मानसून में अनइवन हीटिंग होगी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका जो ओशन से
इंडियन ओशन के आसपास से जो हवाएं आने वाली है मॉइस्चर लेके, उनमें आप नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में देखने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका कंपैरेटिवली ठंडा रहने वाला है, जिस वजह से वहां पर भी वार्म एयर जो है, वहां से भी वो वार्मर एरिया पे आएंगे, लो प्रेशर एरिया की तरफ आने वाले हैं और ये रेन करने वाले हैं। कुछ अमाउंट में आपको रेन मिलने वाली है विंटर्स में भी, और ये भी रिवर्सल आपको देखने मिलता है। अब हम बात करेंगे थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स की। तो थंडरस्टॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखते हैं हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये हॉट होंगे और ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप होने वाले हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स होने वाली हैं। वार्म एयर होगी तो वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। राइज करने के साथ आप देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स जो ऊपर मूव हो रहे हैं वो जाके ऊपर जम जाएंगे और बाद में ये फॉल डाउन होते हैं। ये बारिश के फॉर्म में आप देखेंगे ये नीचे फॉल होते हैं। साथ में फॉलिंग वाटर का एक स्विफ्ट मूवमेंट होता है, एक कंटिन्यूअस हाई स्पीड मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं लाइटनिंग और साउंड भी जनरेट होने वाले, और इसी लाइटनिंग और साउंड को आप थंडरस्टॉर्म कहते हैं। साथ में आप देखिए जब भी आप थंडरस्टॉर्म हो आपके आसपास के इलाके में, तो कभी भी आपको पेड़ों के अंदर नहीं जाना है, पेड़ों की शेल्टर में नहीं जाना है, पेड़ों की शरण में नहीं जाना है। आप कोशिश करें जो आपके सबसे छोटा ट्री हो, सबसे छोटा पेड़ हो, उसके आसपास आप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको जमीन पर भी नहीं जाना है। जमीन पर हम जनरली सर छुपा के बैठ जाते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। कभी भी छतरी नहीं लेनी है जिसमें मेटालिक एंड हो। विंडोज से भी दूर रहना है। ओपन गैराज है या फिर जो भी ओपन एरियाज है उनसे हमें प्रयास करना है, हमें दूर रहना है। मेटल शेड वगैरह जो होते हैं आपके टिन शेड, उनसे भी दूर रहना है। कार और बस सेफ होती हैं आपके लिए। अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो कार और बस में आप शेल्टर ले सकते हैं। अगर कोई वाटर बॉडी है, पानी के पास है आप, तो पानी से दूर हो जाए और बिल्डिंग के अंदर चले जाए। अब हम पढ़ेंगे कैसे ये आपका थंडरस्टॉर्म है साइक्लोन में तब्दील हो जाता है। तो अब देखिए जब वाटर इवेपोरेट होता है, लिक्विड से वेपर बनता है, तब भी उसको हीट की जरूरत पड़ती है। और उसी तरीके से जब वाटर कूल डाउन होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होता है, तब भी उसको एनर्जी जो है उसकी रिलीज होती है। ये जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसी से आपने देखा थंडरस्टॉर्म डेवलप होने वाला है। ये एटमॉस्फेयर को जो एनर्जी रिलीज हुई, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएगी, एटमॉस्फेयर को वार्म करने वाली है। और वार्म करने की वजह से जो आपकी एयर है वो राइज करेगी, जो आपका प्रेशर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आने वाली है। तो आपकी एयर जो है, आसपास की जो एयर है वो इसके अंदर घूम के आने लगेगी। सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाता हूं। सेंटर में आप देखेंगे लो प्रेशर डेवलप होगा और बाहर से हाई प्रेशर विंड आने लगेगी इस तरफ, इस सेंटर की तरफ आने लगेगी, एक्यूमुलेट होने लगेगी, और इससे आप देखेंगे यही जब रैपिडली होने वाला है तो आपका साइक्लोन डेवलप हो जाता है। एक साइकिल में जब ये होता है तो साइक्लोन डेवलप हो जाता है। आप देखें सेंटर में आप देखेंगे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, और आजू बाजू आप देखें जो रिवॉल्व करता है उसके आसपास का एरिया, वो साइक्लोन का हाई स्पीड एरिया होता है। जो आपका सेंटर का एरिया होता है उसको ही आप कहीं ना कहीं आई ऑफ द साइक्लोन भी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है साइक्लोन में वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले विंड स्पीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विंड का क्या डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं आपके साइक्लोन डेवलपमेंट में। अब स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की मैं बात कर लूं तो उसका जो सेंटर होता है वो काफी काम होता है, जिसको आप कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। जनरली आप देखेंगे यहां पर 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा एक मास ऑफ एयर रोटेट करते हुए दिखता है आपको एटमॉस्फेयर में, उसको आप साइक्लोन कहते हैं। जिसमें से उसकी जो आई होती है उसका डाया होता है 10 से 30 किलोमीटर के आसपास। ये पूरी जगह, पूरा इलाका आप देखेंगे इसमें आपको बादल देखने नहीं मिलेंगे और हल्की हल्की हवाएं आपको देखने मिलती हैं इसके आसपास। जो आई होता है वो काम और क्लियर एरिया होता है। जो आई ऑफ अ साइक्लोन है वो काफी काम और क्लियर होता है, और बादल जो बनने वाले हैं आपके वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास तक आपको बादल फैले हुए मिलेंगे। यहाँ का जो एरिया होगा, उसके बाहर का जो एरिया होगा, उसमें हवाएं जो होंगी कम से कम 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, और मोटे मोटे बादल और बहुत जोरदार बारिश भी होती है आई ऑफ द साइक्लोन के बाहर। और इसके बाद आप देखेंगे जो साइक्लोन का एरिया है, साइक्लोन के एरिया के बाहर आप देखें तो जो इंपैक्ट एरिया है कम हो जाता है, विंड स्पीड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और आप देखेंगे आपका जो साइक्लोन है उसका बाहर इंपैक्ट आपको नहीं महसूस होने वाला। अपने आप में साइक्लोन का जो फिनोमेना है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके डिसाइडिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए काफी कठिन हो जाता है इसको समझना। ये देखिए यहाँ डायग्राम में किस तरीके से बताया, ये आपका आई ऑफ साइक्लोन है। यहाँ पर आप देखें उसके बाजू में ये हाई स्पीड विंड रोटेट कर रही है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है किस तरीके से ये विंड राइज कर रही है। ये मैंने आपको लंबाई भी बताई थी कि काफी लंबा ये साइक्लोन आपको एटमॉस्फेयर में देखने मिलता है, और जो आपकी स्ट्रीम्स ऑफ एयर है वो इसके अंदर फ्लो कर रही है, और आपको जो डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन है वो उसके अपोजिट होगा। अगर स्ट्रीम ऑफ एयर एक तरफ से आ रही तो उसका साइक्लोन का मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो दूसरी तरफ होता है। साथ में हमने बात की थी जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है वो भी कम से कम 10 से 30 किलोमीटर तक हो जाता है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। ये देखिए आई ऑफ अ साइक्लोन की इमेज, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से वाटर राइज करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन हो रहा है। धीरे धीरे आपका वाटर राइज करने वाला है, और ये भी कहीं ना कहीं साइक्लोन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है।
साइक्लोन से आप जानते हैं बहुत ही भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे दूर दूर तक के आप देखने वाले कोस्टल एरियाज खराब हो जाते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड खराब हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है ये आपके पानी को भी कहीं ना कहीं पुश करती है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि साइक्लोन जो है वो आने वाले हैं। आने के पहले ये 100 किलोमीटर पीछे होते हैं, तब से ये कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट आपको वाटर पर देखने मिल जाता है। जो आपकी विंड्स, जो आपकी वेव्स है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, जो आम आदमी को उड़ा के ले जा सकती हैं या तबाह कर सकती है। साथ में जो आपकी साइक्लोन की आई है उसमें लो प्रेशर होने की वजह से वो वाटर सरफेस में आप देखेंगे पानी को भी उठाने का प्रयास करते हैं, और जब ये वाटर सरफेस राइज करेगा तो लगभग 3 से 12 मीटर ऊपर तक ये वाटर राइज देखने मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक पानी की दीवार है जो कि शोर की तरफ बढ़ रही है, जो आपका कोस्टल एरिया है उसकी तरफ बढ़ रही है। जनरली इससे आप देखेंगे जैसे ये एंटर करता है तो आपके लो कोस्टल एरियाज में तबाही मचाने वाला है, जो भी आपके बसावट है, जो भी आपकी रेसिडेंसीज है उन सबको बेकार कर देगा, जान माल का बहुत सारा नुकसान इससे होता है। साथ में जो सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी बेकार खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और आप ये समझिए इसके साथ में बहुत ज्यादा जोरदार रेन भी होती है, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, और ये बारिश होने की वजह से बाढ़ का भी आशंका बनी रहती है, बाढ़ भी आ सकती है। ये जो तेज हवाएं आती हैं, ये तेज हवाएं कहीं ना कहीं घरों को भी बर्बाद कर देती है, टेलीफोन या फिर जो भी कम्युनिकेशन के सिस्टम है पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है, और ये भी बहुत बड़ा एक इंपैक्ट है जो आप लॉस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी में हाई स्पीड विंड का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने देखा साइक्लोन में कहीं ना कहीं रेन या फिर आप देखें जो आपकी हाई स्पीड विंड है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट रीजन जहां पर साइक्लोन्स होते हैं, तो आप यहां पर देखिए साउथ पैसिफिक ओशन के आसपास जो आपके जापान के आसपास का इलाका है वहां पर इसको कहा जाता है टाइफून। अमेरिका के आसपास के इलाके में इसको हरिकेन कहा जाता है, और हमारे इलाकों में जो इंडियन ओशन का इलाका है वहां पर इसको कहा जाता है साइक्लोन। तो आप देखिए अमेरिका में हरिकेन, फिलीपींस जापान के आसपास टाइफून, और सामान्य भाषा में साइक्लोन। अब हम टोर्नेडो की बात करें तो टोर्नेडो एक चुंगी की समान होता है। मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं, ये इस तरीके से होने वाला है, नीचे पतला होगा, ऊपर काफी चौड़ा होता है, और डार्क फनल शेप का क्लाउड होगा। ये एक बादल होता है जो चुंगी की शेप में होता है, और ये काफी जमीन से ऊंचाई में आपको आसमान तक जाता हुआ दिखता है। जनरली ये वीक होने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक, लेकिन कुछ कुछ वायलेंट होते हैं क्योंकि इनकी रफ्तार काफी ज्यादा हो जाती है, ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाते हैं। और कहीं कहीं ये जो टोर्नेडो है ये आपके साइक्लोन्स के साथ भी आपको फॉर्म होते दिखते हैं, साइक्लोन के अंदर भी आपको टोर्नेडोज फॉर्म होते दिखते हैं। जनरली जो हमारा कोस्टल एरिया है इंडिया का वो साइक्लोन से वल्नरेबल है, चाहे ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, वेस्टर्न कोस्ट की भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है साइक्लोन से, लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट है वो लेस वल्नरेबल है साइक्लोन स्टॉर्म्स के लिए इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न कोस्ट। और इसकी वजह ये भी है कहीं ना कहीं इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स है वो ईस्टर्न कोस्ट पे कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट। ये देखिए इमेज ऑफ साइक्लोन, मैंने आपसे कहा था कि चुंगे समान आपको ये देखने मिलेगा, ये फनल शेप होगा और ये जमीन से ग्राउंड से आपका स्काई की तरफ लिफ्ट होते हुए दिखता है। ये आपने देखा डार्क कलर का। ये इमेज नेशनल सीवियर स्टॉर्म लेबोरेटरी से हमने ली है और ये इमेज आपको टोर्नेडो के बारे में बता रही है। अब हम बात करें डायमीटर कैसा होता है और कैसे उसके बारे में हम समझ सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें टोर्नेडो के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां पर आप देखेंगे टोर्नेडो नीचे की तरफ काफी सकरा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और चौड़ा होता जाता है, किलोमीटरों में पहुंच जाता है क्योंकि फनल शेप होता है। और फनल शेप होने के साथ साथ ये अपने अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी को भी इकट्ठा करता है, धूल मिट्टी को फैलाता है, और ये धूल मिट्टी जो ये अपने अंदर सक करता है, अपने अंदर जब स्ट्रॉ की तरह बिल्कुल खींच लेता है, उससे आपको समझ में आ गया आसपास के इलाकों में भी इस चीज को फेंकने लगता है। हर चीज को ये अपने अंदर खींचेगा, अपने अंदर समाएगा और फिर धीरे धीरे इन चीजों को फेंकने लगेगा। इस पे बहुत सी मूवीज भी बनी हॉलीवुड की जो टोर्नेडोज बताती है। टोर्नेडो में आपको एक टर्म देखना है, टोर्नेडो शेल्टर। ये एक ऐसी जगह है जो आप अंडरग्राउंड में बना सकते हैं। अंडरग्राउंड में आप बनाएंगे, इसमें कोई खिड़की नहीं रहती, इसमें खिड़की नहीं रहती, और अगर इसमें खिड़कियां हैं तो वो आपको खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। आपको अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, जो वर्क बेंच होती है आपकी बड़ी सी बेंच होती है उसके नीचे छुप जाए, और कोशिश करें जो आपकी डिब्रिस है, जो आपकी ये सब जो भी टूट फूट के टुकड़े फेंके जा रहे हैं टोर्नेडो के द्वारा, वो कहीं भी आप तक ना पहुंचे, नहीं तो वो काफी खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। आप देख रहे हैं कोई भी मेटल का पीस है या फिर कोई भी नुकीली चीज है, कांच के टुकड़े हैं, अगर ये तेज रफ्तार में आपको लगेंगे तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। जनरली ऐसा करना चाहिए जैसा इस पिक्चर में दिखाया है कि आपको बिल्कुल नीचे मुंडी नीचे कर लेनी चाहिए, हाथ से अपने सर को कवर कर लेना चाहिए और पूरा इस तरीके से आपको बोर डाउन कर लेना चाहिए, जिससे आप अपने नेक को सेव कर पाए और हेड को सेव कर पाए, क्योंकि ये काफी डेलिकेट एरियाज होते हैं। यहां पर अगर कोई भी चीज लग जाए
तो आपकी जान बचाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ लोगों ने, जो आपके सर्वाइवर्स हैं, उनने हमें बताया टोर्नेडो के बारे में, कैसा टोर्नेडो होता है। तो यहां मैं उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको भी बताऊंगा। आई सॉ द क्लाउड्स कमिंग एंड ट्राइड टू टेक शेल्टर इनसाइड, बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, आई वाज नॉट हर्ट एट ऑल। सीधा सीधा मतलब है, मैं घर जाने के लिए मैं जैसे घर की तरफ दौड़ा, मैंने घर के दरवाजे को जैसे पकड़ने का कोशिश किया, डोर नॉब को पकड़ने का कोशिश किया, टोर्नेडो मेरा घर ही उड़ा के ले गया और मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दूसरे जो आपके पर्सन है, वो दूसरे सर्वाइवर आपको बता रहे हैं, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डिब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड, वी पिक्ड अप स्प्लिंटर बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन with their feathers blown off and rabbits looked like they had been skinned। तो आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपके चिकन्स वगैरह हैं उनके पूरे पंख और तमाम जो भी आपके फेदर्स थे वो उड़ गए, रैबिट्स है, रैबिट्स के भी जो भी बाल थे वो सारे उड़ जाते हैं, इतनी तेज हवाएं चलती हैं। व्हीट के जो फील्ड्स हैं उनमें भी डिब्रिस देखने मिलता है, और स्प्लिंटर्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं आपको बोर्ड के और जो आपके पेड़ों की शाखाएं हैं उसके। अब इफेक्टिव सेफ्टी क्या होती है, हम किस तरीके से सेफ्टी मेजर इंश्योर कर सकते हैं साइक्लोन्स वगैरह से। तो आप देख रहे हैं आज के समय में फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सर्विसेज काफी डेवलप हो गई, जो कि आपके गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर जो आपके पोर्ट्स हैं, फिशरमैन शिप्स, इन सबको आप और जनरल पब्लिक को भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए, वार्निंग के लिए ये सब यूज किए जा रहे हैं। तो साइक्लोन शेल्टर्स भी बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो साइक्लोन प्रोन एरियाज है वहां पर आप लोगों की जान बचा सके। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही प्रयास करती है कि लोगों को इन सेफ हाउसेस में या शेल्टर्स में लाया जा सके साइक्लोन की आशंका में। अब विंड स्पीड जैसे मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइक्लोन टॉर्नेडोज में। तो विंड स्पीड नापने का जो मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है उसको एनेमोमीटर कहते हैं। जनरली आप देखेंगे सारे जो आपके स्टॉर्म्स होते हैं वो लो प्रेशर सिस्टम है। विंड स्पीड यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि विंड स्पीड से आपको पता चल जाता है किस तरीके से ये स्टॉर्म फॉर्मेशन होने वाला है, और इसको नापने के लिए आप एनेमोमीटर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का होता है, जैसी हवा चलेगी ये बड़ा तेज तेज घूमने लगता है, अगर ये बहुत ज्यादा तेज घूम रहा है तो आपको विंड स्पीड समझ में आ जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं ये भी उसी काम के लिए होता है, ये घूमेगा तो इससे हवा भी का भी समझ में आएगा, विंड स्पीड भी समझ में आएगी, और ये डायरेक्शन वगैरह का भी काम करता है। अब हमारी तरफ से क्या एक्शंस लिए गए, जो जनरल पब्लिक है उनकी तरफ क्या एक्शंस। आप देखते हैं टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर में आपको ऐसी खबरें मिल जाती हैं पहले से, जो आपको मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी जो डिपार्टमेंट्स हैं ये पहले से अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन जनरली लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें पहले ही से नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनाने चाहिए, चाहे आप जो भी आपको हाउस होल्ड रोजमर्रा के लिए जो चीजें चाहिए उनके, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए, गाड़ी जो भी है आपके पास व्हीकल्स हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में अगर कोई भी परेशानी आती है उसके पहले आपको पीने के पानी और तमाम चीजों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इमरजेंसी फोन नंबर्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप इमरजेंसी सर्विसेज बुला पाए, चाहे मेडिकल की हो, पुलिस हो या फायर ब्रिगेड हो, कोई भी चीज आप बुला पाए। साथ में आपको कोऑपरेशन दिखाना चाहिए, आपको जो भी आपके नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है। जो आपके रेस्क्यू फोर्सेस हैं उनको अंडू प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपके अनाप शनाप डिमांडें नहीं होने चाहिए कि अगर आप आसपास फ्लड आया है और वो सबकी जान बचा रहे हैं और आप कहें कि मैं तो स्टारबक्स की कॉफी ही पीता हूं, तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, जो फ्लड्स या फिर ऐसी सिचुएशन का जो पानी होता है वो हमें नहीं पीना चाहिए। हमें इमरजेंसी पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए। कभी भी हमें गीले स्विच नहीं छूने, गीले स्विच छूने से या फिर कहीं भी पावर लाइन अगर पड़ी हुई है उससे हमें दूर रहना चाहिए, उसमें बिजली हो सकती है। और कहीं पर भी हमें इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियसली हमें इस सिचुएशन को लेना चाहिए। मस्ती मजाक में हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए या दूसरों की जान के लिए खतरनाक हो जाए। अब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात कर लें जिनकी मदद से हम इतनी बड़ी बड़ी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले के समय में बड़ा मुश्किल होता था ये बताना कि आपके फ्लड्स आने वाले हैं, साइक्लोन आने वाले हैं, लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं 48 घंटे पहले आपको पता चल जाता है कि इस तरीके की कोई सिचुएशन आने वाली है, साइक्लोन्स आने वाले हैं या फिर टोर्नेडोज आने वाले हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है। तो साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच आपको 48 घंटे पहले ही इशू हो जाते हैं। उसके बाद आप एक और चीज समझ सकते हैं, जो रेडियो है और जो भी तमाम आपके टेलीविजन या जो भी सोर्सेस हैं वहां पर हर घंटे या हर आधे घंटे में इस तरीके की ब्रॉडकास्टिंग भी करने लगते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। इसमें बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करती हैं ताकि मदद कर पाए और जो जान माल का नुकसान है उसको कम कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। आप देखेंगे किस तरीके से काम करने वाले हैं। जो आपके डिफरेंसेस इन टेम्परेचर होते हैं दो रीजन में, उसको स्टडी किया जाता है। ये जो आपका डिफरेंसेस इन द टू रीजन, ये कहीं ना कहीं कन्वेंशन सेट करता है। ये मैंने आपको बताया था कि लो प्रेशर में हाई प्रेशर से हवा आएगी, वार्म एयर आपकी राइज करेगी जिसकी वजह से लो प्रेशर होने वाला है।
कोल्ड एयर जो होगी वो वहां पे जाके कन्वर्ट करेगी, वहां पर जाके उस गैप को फिल करने का प्रयास करेगी। वार्म एयर क्या कर रही है, वार्म एयर आपकी राइज करेगी, कूल करेगी, और कूल करने के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से कंडेंस करके क्लाउड फॉर्म करने वाली है। जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं वो आपकी बारिश के फॉर्म में या हेल जिसको आप कहते हैं ओले या फिर बर्फ के फॉर्म में भी आपके गिरने वाली है। थंडरस्टॉर्म कब प्रोड्यूस होता है, जब स्विफ्ट वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही है, एरिया जो है आपका एटमॉस्फेरिक एरिया वार्म हो रहा है, इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, उससे आपका थंडरस्टॉर्म बनता है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका जो स्टॉर्म है वो साइक्लोन में तब्दील हो जाता है। तो ये हमने पूरा एक तरीके से समरी समझ ली, हमें चैप्टर में क्या बताया गया है ये हमने पूरा समझ लिया। अब परंपरा अनुसार इन सवालों को जवाब देने का प्रयास करें। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। तो आपको पता है चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट में है, मैंगलोर आपका वेस्ट साइड पड़ गया, और पुरी जो है आपका वो भी ईस्ट साइड में है, उड़ीसा के पास में है। इसमें अमृतसर ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको साइक्लोन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि साइक्लोन्स डाई ऑन द लैंड। साइक्लोन का जो पावर हाउस है वो है मॉइस्चर, और अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो साइक्लोन आपके आगे नहीं बढ़ पाएंगे और लैंड में आपको मॉइस्चर नहीं मिल सकता। दूसरा सवाल है करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, तो आप स्लाइड को पॉज करके इनका जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिए होंगे। पहली स्टेटमेंट है, इन विंटर्स द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लैंड जो आपका है वो कोल्ड हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ओशन इन द विंटर्स। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये सही हो जाती है कि आपने देखा था समर्स में ओशन से लैंड की तरफ हवा चलती है और विंटर्स में लैंड से ओशन की तरफ, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है, इन समर्स द विंड फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ओशन से लैंड की तरफ हवा चलती है। तीसरी स्टेटमेंट है, अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो आपको पता है कि साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर सिस्टम होता है, हाई प्रेशर नहीं। चौथा है आपका स्टेटमेंट, द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। तो ये तो भाई साहब सबसे बड़ा झूठ है, तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स हो गई, और आपकी ये तीसरी स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। तो एक ही आपकी ट्रू स्टेटमेंट बचती है जो है आपकी स्टेटमेंट नंबर 1। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 8 भी खत्म होता है। हमने साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।